नमस्कार, हॉर्बिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। केशव मौर्य ने कहा है कि शंकराचार्य के चरणों में मेरा प्रणाम है, लेकिन वे अपना विरोध समाप्त कर स्नान करें। दरअसल शंकराचार्य द्वारा स्नान को लेकर जताए गए विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने यह बात कही। उनका कहना है कि सनातन परंपरा में स्नान का विशेष महत्व है और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद सियासी और धार्मिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि शंकराचार्य की ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है। प्रयागराज में जो हुआ क्या पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है। वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 4 नई ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। केरल में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केरल के विकास के लिए केंद्र सरकार ने प्रयासों को मजबूती मिली है और अब राज्य में रेल कनेक्टिविटी और शहरी अवसंरचना और बेहतर हुई है। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम को देश का स्टार्टअप हब बनाने के कदमों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने पीएम स्वनिधि के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि लोन वितरित किया। इन परियोजनाओं का दायरा रेल कनेक्टिविटी, शहरी आजीविका, विज्ञान और नवाचार, नागरिक केंद्रित सेवाओं और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं तक फैला है। पीएम मोदी का कहना है कि ये पहले समावेशी विकास, तकनीकी प्रगति और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। मैं विकास की, रोजगार निर्माण की इन सभी योजनाओं के लिए केरला की जनता को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയ ദിശാബോധം. एंडे सुहृदगणे, विकसित भारत बनाने के लिए आज पूरा देश एकजुट होकर प्रयास कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत निवेश कर रही है। सुहृदगणे, केंद्र सरकार शहर के गरीब परिवारों के लिए भी बहुत काम कर रही है। पीएम आवास योजना के तहत
देश में 4 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं। इनमें शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। केरला के करीब 1.25 लाख शहरी गरीबों को भी उनका पक्का घर मिला है। क्रिकेट की दुनिया से बड़ी खबर। तेलंगाना के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मैच भारत में ना खेलने का चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है। अजहरुद्दीन ने कहा है कि अगर बांग्लादेश यहां फैसला करता है तो यह उनका अपना नुकसान होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है और पूरे देश में कई अंतर्राष्ट्रीय मैच बिना किसी परेशानी के आयोजित हो रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा कि अगर बांग्लादेश हिस्सा नहीं लेता है तो यहाँ उनके खिलाड़ियों के लिए भी नुकसानदायक होगा। अजहरुद्दीन ने दोहराया कि भारत एक सुरक्षित और भरोसेमंद होस्ट देश बना हुआ है। क्रिकेट प्रेमियों की नज़र अब बांग्लादेश के अंतिम फैसले पर टिकी है। News is coming like that only, but I don't know whether they will come or not. But if they come, it is their loss, and they cannot complain about our security system. I think a lot of international matches are going on. No team has complained. So I think if they don't come, it will be their loss and will be their loss for the players. That's all I can say. Beyond that, I have nothing more to say. It's just that our country is very secure, and I think if somebody is saying that, I think they said that there was a security problem. But all the teams are playing, many teams, New Zealand is playing, and South Africa played just third दिन पहले. So I don't see there's any problem, but if they don't come, it is their problem. They're requesting to match as a venue in Sri Lanka or something. Well, I think it is for the ICC and the ICC to decide, because this is an World Cup T20 is an ICC tournament. So I think the ICC will take a proper decision, because I mean, we can't keep shifting matches here and there. But since the matches are already scheduled and the draw has already come, so now it's very difficult to shift matches. So one more thing, if today is a match. कश्मीर से बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने पूरी घाटी में जटिल और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर BK वर्दी ने बताया कि श्रीनगर समेत घाटी के सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा ग्रिड स्थापित किया गया है। इसमें पुलिस की सुरक्षा विंग और अर्धसैनिक बलों की भी मदद ली गई है। IGP वर्दी ने कहा कि यहां व्यवस्था गणतंत्र दिवस समारोह को पूरी घाटी में सुचारू और शांतिपूर्ण रूप से आयोजित करने के लिए की गई है। मुख्य समारोह श्रीनगर बख्शी स्टेडियम में होगा, जिसमें पुलिस कर्मियों और स्कूली बच्चों और आम जनता की भागीदारी होगी। कश्मीर पुलिस का कहना है कि यहां बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी का जो इवेंट है पूरे कश्मीर जोन में मनाया जाएगा और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में इसके जो मेन इवेंट्स होंगे, जिसमें अलग अलग जो मखसूस चीफ जो गेस्ट हैं वो सलामी लेंगे। तो इसी के तहत आज हम यहाँ पे जो कि बलिदान स्तंभ है, यहाँ पे शहीदों को जो उस दिन श्रद्धांजलि देने का भी एक इवेंट है। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ बख्शी स्टेडियम का मेन इवेंट होगा, जिसमें अलग अलग अर्धसैनिक बल, पुलिस और स्कूली बच्चे परेड में शामिल होंगे और आवाम के आम लोग भी उसमें शामिल होंगे और जहाँ पे चीफ गेस्ट सलाम देंगे। Sir, what are the security arrangements that have been put in place? जैसा आप जानते हैं कि पूरे वादी में और ख़ासकर शहर श्रीनगर में काफ़ी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहते हैं और इसमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का सिक्योरिटी विंग और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरी जो सिक्योरिटी ग्रिड को एकदम टाइटन किया है। Thank you so much. चार धाम यात्रा की तैयारियों के बीच श्रद्धालुओं के लिए बड़ी और शुभ खबर सामने आई है। श्री
बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले 7 अप्रैल को नरेंद्र नगर शाही महल परिसर में परंपरागत गद्दू घड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा। इन तिथियों की पुष्टि नरेंद्र नगर शाही महल के आचार्य डॉक्टर कृष्णानंद नोटियाल ने ANI से खास बातचीत में की है और उन्होंने बताया है कि शाही महल में सभी पारंपरिक रीति रिवाजों और पूजा अर्चना के संपन्न होने के बाद ही श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की आधिकारिक घोषणा की गई और कपाट खोलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर कृष्णानंद नोटियाल थात राजगुरु हूँ टिहरी रियासत का और अभी यहाँ पर महाराज श्री मनोजेंद्र शाह की कुंडली को देख करके गाडू घड़ा और भगवान बद्री विशाल के कपाटोद्घाटन का दिन तय हुआ है। तो उनकी कुंडली को देख करके जो दिन तय हुआ है वह है 23 अप्रैल 6:15 मेघ लग्न में भगवान बद्री विशाल के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। उसके साथ ही 7 अप्रैल जो भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तिलों का तेल भेजा जाता है वह 7 अप्रैल को यहाँ पर महारानी जी के संरक्षण में उसकी पिराई की जाएगी। तेल पिरोया जाएगा, तिलों का तेल जो कि सुहागवंती स्त्रियों के द्वारा पिरोया जाता है और वो 7 अप्रैल को उसकी तिथि यहाँ पर महाराज की मनोजेंद्र शाह महाराज की कुंडली देख करके तय की गई है। तो उनकी चंद्र कुंडली के अनुसार एक बात पुनः बता दूं, देश विदेश के सभी दर्शनार्थी 23 अप्रैल प्रातः 6:15 पर भगवान बद्री विशाल का कपाटोद्घाटन आम दर्शनार्थियों को लेकर दिया जाएगा। बोले भगवान बद्री विशाल की जय। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दत्ताः कंठस्थगरुडाय नमः सर्वोद्धाराय गन्धापुष्पाणि समर्पयामि समर्पयामि गन्धापुष्पाणि गरुडाय नमः ओम दीर्घायुष्यभूषादे खनिदात्मे गर्वा कनाम्याम्मा अशोकंधीहा युगुत्वस्तबलिहा विरो अगास्तवरुस्वंताय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमः करोमि शुभं करोतु कल्याणं शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखं पदा सर्वकष्टविनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते दीपो ज्योतिपरब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो। देश के सैन्य इतिहास और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के सैन्य इतिहास को भारतीय नज़रिए से फिर से लिखा जाना चाहिए। जनरल चौहान ने कहा है कि एक युवा अधिकारी के तौर पर उन्होंने जो ज़्यादातर मिलिट्री इतिहास पढ़ा वहाँ ब्रिटिश लेखकों द्वारा लिखा गया था, जिसमें भारत के अपने अनुभव और बलिदानों की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। इंडियन नेशनल आर्मी यानी ANA का जिक्र करते हुए CDS ने कहा कि ANA ने किसी भी सेना द्वारा देखे गए सबसे भारी नुकसान में से एक झेला जो उसके संघर्ष की तीव्रता को दर्शाता है। उन्होंने INA को विविधता में एकता का एक मजबूत प्रतीक बताया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र, जाति, धर्म और यहाँ तक कि महिलाओं की भी भागीदारी थी और राष्ट्रीय सुरक्षा के
बदलते मायनों पर बोलते हुए जनरल चौहान ने कहा कि आज सुरक्षा सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के क्षेत्र, उसके लोगों और उसकी विचारधारा, इन तीनों की सुरक्षा करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। We all know that the history is written by victors and not by the vanquished. The military history that I read as a young officer, as a middle-level officer trying to prepare for my staff college or promotional exams, was the history which was written by the British. I read books like Defeat into Victory by Field Marshal William Smith, Chindit Operations, Campaign in Burma, Road Past Mandalay, John Masters, etc. Some of these books, and including the official history recorded by the British War Office in London, portrayed the Indian National Army in very poor light. INA was poorly equipped. Its regiments did not have tanks, did not have artillery, supporting forces which are required to fight modern battles. Yet they fought, and they fought with motivation. And if you know, the attrition rate which INA suffered is the highest any army has ever suffered. The fact which is very little known. So INA as a military formation and as a movement awakened national consciousness. INA was also an expression in unity in diversity because its organization transcended region, caste, religion or gender. Let me now talk about what I have written in these two books which I said R and R. And let me talk about emerging concept of a nation state and concept of national security first. You know, the concept of national security has evolved over a period of time. In the ancient and medieval times, it would be the sovereign himself, that would be the government, and also the military leader. The aim of security in those days was probably to protect the sovereign himself, and borders, land, people, I think they were all irrelevant. The subjects of that monarch were expendable, and land. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए होम टीवी भारत।